हमारे विदेश मंत्री हैं, ये अब ये राजनीतिक व्यक्ति हैं। सच्चाई पता हो न पता हो, सरकार को डिफेंड तो करना है, सरकार की सुरक्षा करना है, इसलिए बयान दे दिया। और बीबीसी जैसा संगठन जो इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है, शायद ही दुनिया में कोई इतने मीडिया हाउसेस होंगे जिन्होंने इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त की होगी अपनी निष्पक्षता के लिए। वायर में इस पे बहुत अच्छा लेख आया है, उम्मीद करता हूँ कि वो लेख भी पढ़ें। और क्या अब वायर पे कोई एक्शन ना हो इसकी हम प्रार्थना करते रहें। तो हमारे सामने तो और कोई उपाय नहीं है। विश्व में जो निष्पक्ष पत्रकारिता के मानदंड हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड्स, उनमें बीबीसी आता है। और ये बात फिर अमेरिका ने भी शुरू में पक्ष लेने की कोशिश की, फिर बाद में वो भी इस बात पे आ गया कि नहीं भाई, बीबीसी ने जो कहा है वो एक निष्पक्ष पत्रकारिता के आधार पे है। जब जब कोई बात होती है, 2002 की बात होती है, तो आप 1984 पर चले जाते हैं। भ्रष्टाचार की बात होती है तो आप पिछली सरकारों पर चले जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, चाहे कोई ऐसा गलत काम किया है, तो उससे आपको उस काम को दोहराने का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला। इंडिया द मोदी क्वेश्चन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बीबीसी की 2 पार्ट में डॉक्यूमेंट्री आई है गुजरात दंगों पर लेकर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नाम। डॉक्यूमेंट्री जब रिलीज हुई तो भारत में भी कई लोगों ने देखा, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया से गायब कर दिया गया। उसके बाद बीबीसी के मुंबई और दिल्ली दफ्तर पर छापा पड़ा और ताजा खबर यह है कि ब्रिटिश पॉलिटिकल क्लास ने, चाहे कंजर्वेटिव पार्टी हो चाहे लेबर पार्टी हो, वो बीबीसी के पक्ष में खड़ा है। लेकिन इसी बीच भारत के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया है और मामला अभी शांत हुआ नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उन्होंने बयान दिया है कि 1984 के दंगों पर भी डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनी। अगर थोड़ा सा गूगल सर्च करें तो मुझे लगता है कि विदेश मंत्री को शायद इतिहास का ज्ञान नहीं है या जानबूझकर कोई लीला कर। बीबीसी ने ऑलरेडी 1984 के सिख दंगों पर डॉक्यूमेंट्री 2010 में बनाई थी। बहरहाल, जब जब कोई बात होती है, 2002 की बात होती है, तो आप 1984 पर चले जाते हैं। भ्रष्टाचार की बात होती है तो आप पिछली सरकारों पर चले जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, चाहे कोई ऐसा गलत काम किया है, तो उससे आपको उस काम को दोहराने का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला। जो विदेश मंत्री ने वक्तव्य दिया है उसके क्या मायने हैं, इस एपिसोड में समझने की कोशिश कर रहा हूं। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हमारे साथ हैं और आपने पिछला एपिसोड इनका देखा, काफी लोगों ने देखा है जब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे हम लोगों ने चर्चा की थी। पुनः इस चर्चा को दोहराता हूं और भारत के विदेश मंत्री के स्टेटमेंट के क्या मायने हैं। इतिहास की गलत व्याख्या जानबूझकर की जाती है, अनदेखा किया जाता है, क्या है मसला। स्वागत है सर अम्बेडकर नवाब। धन्यवाद सर, नमस्कार। क्या सर वो विदेश मंत्री कह रहे हैं 1984? अब देखिए, वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, विदेश मंत्री हैं, एक सरकार के मंत्री हैं, बड़े पद पर हैं। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट अबाउट री। आपने ये तो किया, वो क्यों नहीं किया, मतलब इसको भूल जाओ, क्योंकि आप पहले गलती कर चुके हैं, तो अब ये भी गलती इसको क्यों कर रहे हैं। तो वैसे जैसे आपने बिल्कुल बताया कि बीबीसी की अपनी एक प्रतिष्ठा है और ब्रिटिश सरकार, भले ही हम ब्रिटिश के गुलाम रहे, पर ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश इंग्लैंड के अंदर जिस प्रकार की नागरिक लोकतांत्रिक परंपराएं विकसित हो गई हैं, वो काफ़ी हम तारीफ के लायक है। कि भले सरकार से कुछ लेना देना नहीं है आजकल, तो खैर एक पहले ही बता दूं कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों भारत की तरफ नरमाई का रुख रखना चाहते हैं, क्योंकि चीन के खिलाफ ये भारत को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो एक है। पर इनके जो सिविक सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस हैं, नागरिक संस्थान जो हैं, उनमें एक प्रकार की लोकतांत्रिकता बहुत गहराई से आ गई है।
और शुरू में भले ही वो क्या नाम है वहाँ के जो अपने ऋषि सुनक, उन्होंने कहा मैं इस बात को नहीं मानता, पर बाद में वो भी इस बात पर आ गए कि भाई बीबीसी की तो अपनी ऑटोनॉमी है, और बीबीसी कभी लेबर पार्टी की आलोचना करती है, कभी रूलिंग पार्टी की आलोचना करती है, वो इस बात पे नहीं जाती कि सत्ता में कौन है। और वहाँ उसकी ऑटोनॉमी को एक गहराई मिल चुकी है, जिसके आधार पे वो पत्रकारिता के मानदंडों को ऊंचा एक झंडे के रूप में रख रही है। अब मैं ज़्यादा पत्रकारिता जगत के बारे में जानता नहीं हूँ, पर मेरे ख्याल से विश्व में जो निष्पक्ष पत्रकारिता के मानदंड हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड्स, उनमें बीबीसी आता है। और ये बात फिर अमेरिका ने भी शुरू में पक्ष लेने की कोशिश की, फिर बाद में वो भी इस बात पे आ गए कि नहीं भाई, बीबीसी ने जो कहा है वो एक निष्पक्ष पत्रकारिता के आधार पे है। तो उसकी मैं पूरी तारीफ भी, खैर डॉक्यूमेंट्री में तो शुरुआत जो होती है वो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद का जो एक बेसिक पॉइंट है उससे ही होती है कि बोगी S6 बोगी साबरमती एक्सप्रेस को मुसलमानों ने जलाया, जो अपने आप में एक विवादित विषय है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो खैर डॉक्यूमेंट्री उसमें शुरू होती है, पर उसमें सबसे बड़ी तकलीफ का मामला उनको ये है, ये बात पहली बार सामने आई कि उस समय ब्रिटिश हाई कमीशन ने इंक्वायरी बिठाई थी, उसमें एक डिप्लोमेट थे, और डिप्लोमेट ने बताया कि जो ये 2000 हत्याएं बोल रहे हैं उससे भी ज़्यादा हत्याएं हुई हैं, और उसमें मोदी का क्या रोल था, वो सब चीज़ें इसमें खुल के आई। अब जहाँ तक सिख विरोधी दंगों का सवाल है, रतनलाल जी, मैं आपसे एक बात स्पष्ट कह दूं कि सिख विरोधी दंगे एक प्रकार के थे और क्रिश्चियन और मुस्लिम विरोधी दंगे दूसरे प्रकार के हैं। इनमें फर्क क्या है? सिख विरोधी दंगे एक बार हुए, बाद में कभी दोहराए नहीं गए। मुस्लिम और क्रिश्चियन विरोधी दंगे लगातार होते रहते हैं, और अभी भी उनकी दंगे कहें या हिंसा कहें? हिंसा, आपका सही, थैंक यू वेरी मच। वो दंगे शब्द मुंह में बैठा हुआ है, और नम्रता को मेंटेन करने के लिए दंगे कहा जाता है, पर वो तो एक उसको और भी कठिन वर्ड दिया जा सकता है। तो ये पहली बात क्लियर कर लें कि सिख विरोधी जो नरसंहार हुआ था, और ईसाई और क्रिश्चियंस के मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा होती है, उसमें एक फर्क है। सिख विरोधी नरसंहार ये हिंदू राष्ट्रवाद के एजेंडा का भाग नहीं था, जबकि मुस्लिम और क्रिश्चियन विरोधी हिंसा ये हिंदू राष्ट्रवाद के बढ़ने का एक भाग है। ये मैं अपनी समझ आपको स्पष्ट कर दूं। खैर, अब उस समय भी बात यही हुई थी, वो अकाली खालिस्तानी जो समीकरण चल रहा था, उसमें इंदिरा गांधी का रोल, उसमें फिर खालिस्तानियों ने जो गोल्डन टेम्पल को ऑक्यूपाई कर लिया, उसमें जाके उन्होंने शरण ले ली, और बाद में भारतीय सेना को वहाँ भेजा गया। ये बात तो है, पर आप मजे की बात यह है, बीबीसी की निष्पक्षता की बात देखिए। राजीव गांधी को पहली बार बीबीसी से पता चला कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई है। बीबीसी का रोल देखिए। बीबीसी वो एक संगठन है जिसने सिख विरोधी नरसंहार को पूरा कवर किया उस समय 1884 में, जबकि भारतीय 1984 हाँ 1984 में। तो वो बीबीसी ने पूरा कवर किया, और आप मार्क टुली, उनका तो एक प्रतिष्ठित नाम है, बीबीसी के बड़े पत्रकार रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा का मुख्य कारण यही था कि सिख विरोधी नरसंहार को पूरी तौर से बीबीसी ने प्रस्तुत किया। और मैं एक बात बता दूं कि बीबीसी की भारत में लोकप्रियता उसके बाद बढ़ी। क्यों बढ़ी? कि भाई बाकी मीडिया तो उतना नहीं दिखा रहा, पर ये पूरा निष्पक्षता से, ईमानदारी से बातों को बता रहा है। तो ये दो चीजें हमको याद रखना चाहिए। और तीसरी बात आपको बताऊं कि 2010 में, आपने जैसे बताया गूगल सर्च में भी मिल जाएगा, 2010 में बीबीसी ने सिख विरोधी नरसंहार पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई। जैसे अभी गुजरात के नरसंहार के 20 साल बाद ये डॉक्यूमेंट्री सामने आई है, तो सिख विरोधी नरसंहार जो 1984 में हुआ, 2010 में ये डॉक्यूमेंट्री आई सिख विरोधी इसका, जिसका पूरी लोगों ने देखा। और उस समय भी जो सरकार थी, मेरे ख्याल से उस समय यूपीए 2 चल रहा था, उन्होंने इसको कोई बैन नहीं किया। 10 में यूपीए थी, उन्होंने कोई इसको बैन नहीं किया उस समय। तो एक्चुअली मनमोहन सिंह, जिन पे इन्होंने इतने आक्षेप लगाई, उन्होंने तो इस नरसंहार के लिए माफी मांगी।
डॉक्यूमेंट्री बैन का तो सवाल नहीं उठता। उन्होंने कहा ये जो हुआ है सिखों के खिलाफ उसके लिए माफी मांगते हैं। जबकि आपने वो करण थापर का इंटरव्यू देखा होगा नरेंद्र मोदी के साथ, जब वो पानी पानी मांगते हैं, पानी बहुत कम बार मांगते हैं। अभी लोकसभा में भी उन्होंने राहुल गांधी की स्पीच के बाद पानी मांगना पड़ा उनको, तो उस समय वो पानी मांगते हैं और इस बात से इनकार कर देते हैं कि वो गुजरात विरोधी दंगों के बारे में खेद प्रकट करण थापर सिर्फ उनको कहते हैं आप खेद प्रकट कीजिए एक बार। वो कहते हैं दोस्ती बनी रहे, पानी पिला दीजिए, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और 2010 में जब ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई सिख विरोधी नरसंहार के बारे में, इस पर कोई बैन नहीं लगा। लोगों ने देखा, लोगों ने फिर से सरकार की आलोचना की, फिर से कहा कि जिसके जो दोषी हैं उन पर उस पर केसेस चलाए जाएं, दोषियों को सजा दी जाए। जो बात आज भी हम मेंटेन करते हैं कि इवन 1984 के दंगों के जो गुनाहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जिनको मिली है ठीक है, जिनको नहीं मिली है मिलनी चाहिए। कोई भी इंसाफ जब तक पूरा नहीं होता और पूरा इंसाफ दिया हुआ दिखता नहीं है, तब तक हमारी लोकतंत्र की परंपरा आगे नहीं चल सकती। तो ये जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ये अब ये राजनीतिक व्यक्ति हैं। सच्चाई पता हो न पता हो, सरकार को डिफेंड तो करना है, सरकार की सुरक्षा करना है, इसलिए बयान दे दिया। और बीबीसी जैसा संगठन जो इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है, शायद ही दुनिया में कोई इतने मीडिया हाउसेस होंगे जिन्होंने इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त की होगी अपनी निष्पक्षता के लिए। बीबीसी तो अपनी सरकार को भी नहीं छोड़ता, जो सरकार सत्ता में है उसके खिलाफ भी वो आवाज उठाता है, और जो विपक्षी दल है लेबर पार्टी उसके खिलाफ भी आवाज उठाता है। तो खैर ये एक मुझे लगता है पत्रकारिता को इसी प्रकार से चलना चाहिए, जहाँ शासन में कौन है उसके बारे में परवाह किए बगैर जो सत्ता है, सत्ता से सवाल पूछना, ये पत्रकारिता का काम है। इसीलिए इसको फोर्थ एस्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चौथा पिलर जो कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये सरकार जो है उससे सवाल पूछता है, अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है, असुविधाजनक सवाल पूछता है, ताकि सरकार अपनी नीतियों को और बेहतर बना सके। उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। कारण एक लोकतंत्र का एक मुख्य कारण यही है कि जितनी आलोचना सरकार की होगी, सरकार उतना बदलेगी, सरकार उतना सही रास्ते पर आएगी और हमारा लोकतंत्र, हमारा समाज उतना मजबूत होगा। तो ये जयशंकर जी ने शायद वायर में इस पे बहुत अच्छा लेख आया है। उम्मीद करता हूँ कि वो लेख भी पढ़ें और अब वायर पे कोई एक्शन ना हो इसकी हम प्रार्थना करते रहें। तो हमारे सामने तो और कोई उपाय नहीं है कि जो लोग भी निष्पक्षता से इन चीज़ों को ला रहे हैं उनको वो अपना काम करते रहें। और वैसे गूगल सर्च तो आपने बोला ही, गूगल नाम के भगवान का जब से आविष्कार हुआ है उनसे गूगल बाबा का भी हम थोड़ी मदद ले सकते हैं। पर मैं इस बात को फिर से कहता हूँ, इस बहाने फिर से डॉक्यूमेंट्री ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत जिंदा है और वो जिंदा है। और ख़ास तौर से एहसान जाफरी, ज़किया जाफरी और बाकी इतने बेगुनाह लोग जो मारे गए, उनको इंसाफ मिले, यही हमने उम्मीद करना चाहिए। इसके बहाने किसी पे दोषारोपण का सवाल नहीं है। अब जो हमारी राजनीति है वो है, पर बेगुनाह लोगों को न्याय मिले, इसी की हम उम्मीद कर सकते हैं। सर, जब ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने थे तो भक्त लोगों में काफी उबाल मरा हुआ था कि भारतीय मुल्क ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री बने तरह तरह के सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखे जा रहे थे। लेकिन अभी हमें जो जानकारी है कि इस जो छापामारी हुई है इनकम टैक्स की, लेकिन ब्रिटेन में जो पॉलिटिकल क्लास है वो सीधा बीबीसी के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपने इसका जिक्र किया। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में सरकार और नागरिक संस्थाएं, इनके बीच में एक दूरी भी होना चाहिए और मेलजोल भी होना चाहिए। तो वहाँ की सरकार ये चाहती है कि उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स और दूसरे बहुत सारे इलेक्शन कमीशन, इनकी स्वायत्तता का महत्व हम यहाँ से समझते हैं कि सरकार जब इनकी स्वायत्तता को मजबूत रखेगी तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। तो जो भी लोकतंत्र वाले, तो ब्रिटेन में मैं ब्रिटेन सरकार की बहुत आलोचना करता हूँ, इंग्लैंड की बहुत आलोचना करता हूँ कि उनके कारण हमें 200 साल की गुलामी झेलनी पड़ी। पर उस प्रकार से जो लोकतंत्र का विकास हो रहा है उसकी तारीफ की जाना चाहिए। और उसी के चलते
उसी के चलते वो बीबीसी के समर्थन में खड़े हुए हैं। भले ही टैक्टिकली उनको भारत से अभी बहुत कुछ, भारत को गले लगाने की बहुत इच्छा है, क्योंकि वो चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को ही खड़ा करना चाहते हैं, पर उसके बावजूद बीबीसी के साथ खड़े रहना, ये उनकी एक लोकतांत्रिक परंपरा का उच्चतम मूल्यों में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। इतिहास की उलट पुलट व्याख्या करना दक्षिण पंथ की एक आदत है, बगैर सोर्सेस के, और फैक्ट को इधर से उधर कर देना। जैसे राजनाथ सिंह ने कहा था कि गांधी जी के कहने पर सावरकर ने माफी मांगी, और अभी तत्कालीन विदेश मंत्री मतलब कह रहे हैं कि भाई 84 के दंगों की बात कर रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है कि भाई उस समय यूपीए सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने माफी मांगी थी और इसमें कोई बैन वैन नहीं हुआ। लोकशाही में विमर्श तो चलते रहना चाहिए। तो इनके पीछे इतिहास की जो उलट पुलट व्याख्या है, ये जानबूझकर ऐसा करते हैं कि इतिहास दृष्टि के समझ का अभाव है? रतन लाल जी, ये इतिहास की दृष्टि का अभाव नहीं है। जी हर एक प्रकार का राष्ट्रवाद अपने लिए एक इतिहास खड़ा करता है। जी जी। और एरिक हॉब्सबॉम, आप तो मेरे से ज्यादा जानते होंगे, एरिक हॉब्सबॉम जो इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था किसी भी राष्ट्रवाद के लिए इतिहास उतना ही जरूरी है, उतना ही आधार, उतना उसका आधार है जितना एक अफीमची के लिए अफीम। अफीमची अफीम के बगैर नहीं रह सकता, और राष्ट्रवाद अपने प्रकार के इतिहास को बनाए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए आप देखिए, आज की सरकार ने पूरा 12,000 साल के इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश चालू कर दी है, और उसमें कई नए नाम ला रहे हैं। सावरकर पे 5 किताबें आ रही हैं, मोटे मोटे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। भगत सिंह पे 1 वॉल्यूम मुझे इतना बड़ा नहीं दिखेगा उनके जीवन पर उसपे दिख रहा है। और पूरा इतिहास को, अभी तो मैं कल एक मित्र के नाते मैं कल बहुत परेशान हो गया कि अभी जो यहाँ पहले राजाओं का युग था, राजाओं के हिंदू राजा, महान हिंदू राजा बनाम खतरनाक मुसलमान राजा का जो डिस्कोर्स है, उसको मजबूत करने के लिए किस हद तक गिरा जा रहा है कि जैसे सब हिंदू राजा एक तरफ थे, सब मुसलमान राजा एक तरफ थे। अरे मुसलमान राजाओं के अंदर भी तो एक दूसरे से लड़ते थे। राजाओं का छोड़िए, मुसलमान परिवारों के अंदर और हिंदू राजा परिवारों के अंदर संघर्ष थे। राजा तू बनेगा कि मैं बनूंगा। अशोक का उदाहरण है, बुद्ध बनने के पहले का। औरंगजेब का उदाहरण है, कितने राज परिवारों के अंदर संघर्ष होते थे राजा। और ये अभी बता रहे हैं हिंदू बना मुस्लिम, कि भाई हिंदू राजा तो बहुत महान थे, उसका ये वामपंथी इतिहासकारों ने उनका वर्णन नहीं किया। ये तो देखो ना, चोला राजा कितने महान थे। अब चोला राजा, इसलिए मैं चोला राजा का कल पढ़ रहा था, ये चोला राजाओं ने जाके श्रीलंका पे आक्रमण किया, वहां से हजारों लोगों को गुलाम बना के लाए। यहाँ ये आलोचना कर रहे हैं कि मुसलमान राजाओं ने कई हिंदुओं को गुलाम बना कर ले गए। अब राजा करते क्या थे? राजाशाही का गुणगान अपने आप में एक गलत बात है। राजाशाही को गुणगान नहीं करना चाहिए। वो कोई एक आध अच्छा राजा बीच में निकल आता होगा, पर ज्यादातर राजाओं का आधार क्या था? सत्ता, संपत्ति और ऐश। और उसके आधार पे भाई वो केवल हिंदू है इसलिए महान हो जाता है, या मुसलमान है इसलिए खराब हो जाता है। ये तो बिल्कुल गलत मानदंड है। मैं तो कहूंगा आप लोकतंत्र की बात कीजिए, उन राजाओं की बात कीजिए जिन्होंने गरीब किसानों पर लगान का बोझ कम करने की बात की हो। उन राजाओं की बात कीजिए जिन्होंने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई हो। ऐसा तो आपको कोई मिलेगा नहीं। ना हिंदू राजाओं ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, न मुसलमान राजाओं ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई तो हमारे संतों ने उठाई। तो वो इतिहास का पहलू मैं देखना चाहूंगा, जबकि ये एक नया इतिहास लिख रहे हैं, ये महान हिंदू राजा पर वो महान हिंदू रानी, और उसके आधार पे कर रहे हैं। तो आपने जो बात कही है बहुत गहरी बात है। इतिहास इनका मुख्य आधार होता है जिसके ऊपर ये खड़े होते हैं, और फिर उसी के आधार पे आगे चलते रहते हैं। तो राजनाथ सिंह जी हो या जयशंकर जी हो, तो ये इतिहास के तथ्यों को मरोड़ना, इसमें इतिहास में भी 2 भाग होते हैं। मैं तो इतिहास का यानी इतिहासकार नहीं हूँ, पर एक तो घटनाएं और दूसरा घटनाओं का इंटरप्रिटेशन। तो ये तो घटनाओं को ही बदल देते हैं, घटनाओं को ही बदल रहे हैं, कुछ घटनाओं को उपेक्षा कर रहे हैं और उस प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण बात है। जी, इतिहास में सत्ता का खेल। अगर प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट्स को याद करें तो कई बार इतिहास में फैक्चुअली इस तरह की बात कह देते हैं जो उलट है सीधा। जैसे
यूनानियों के आक्रमण के बारे में, चाहे संत रविदास और कबीर के समय के बारे में, और इधर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि गांधी के कहने पे माफी उन्होंने मांगा, और अभी विदेश मंत्री भारत के कह रहे हैं कि 84 के सिख दंगे पर क्यों नहीं बना, सब कुछ कथा हो चुका है। तो ये सब देखिए, ये सब जानबूझकर होता है, और इतिहास में सत्ता का खेल है कि जो इतिहास, जो वर्तमान कंट्रोल करता है वही इतिहास कंट्रोल करता है, और जो इतिहास कंट्रोल करता है वही वर्तमान और भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए इतिहास का ज्ञान होना, पढ़ना लिखना बेहद जरूरी है। ये सब बातें ऐसी ही नहीं कही जा रही, आज वो प्रिंट होगा, रिकॉर्ड होगा, और 200 साल बाद जब डॉक्यूमेंट निकाले जाएंगे तब कहा जाएगा उस समय के प्रधानमंत्री ने ये बातें कही थी। तो कई बार इतिहास में सत्ता का खेल होता है, सोची समझी राजनीति होती है। प्रोफेसर पुनियानी साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया, और सिख दंगों के बारे में जो व्याख्या उन्होंने दी यूपी 2 के बारे में, उसका मुझे ध्यान है कि उस समय हंगामा हुआ था, लेकिन इस तरह से डॉक्यूमेंट्री बैन करने की बात नहीं हुई थी। इसलिए इतिहास से सत्ताएं डरती भी है कि सही इतिहासकार जब इतिहास जब सामने ला दिया जाता है तो सत्ता हिलने लगती है। शुक्रिया सर। और दोस्तों, बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर राम पुनियानी सर थे। पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।